अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी नेसेसरी दैट यू हैव a knowledge, a well known knowledge about the equilibrium, which is our previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी को इक्विलिब्रियम क्लियर नहीं है तो उसको फर्स्ट कंडीशन, जो आज का टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पर, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पर आने से पहले आपको इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए। इक्विलिब्रियम को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंडीशंस हमें अच्छे से समझ आएंगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम उर्दू में इसका मीनिंग था सुकून की हालत, वो हालत जिसमें बॉडी सुकून में रहती है। तो बॉडी सुकून में कैसे रहती है कि वो दो तरह से हो सकती है। अगर वो बॉडी रेस्ट पर हो या मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का रेस्ट पर होना या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। अब उसमें देखें, हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। पहली चीज़ जो डिस्कस की थी, किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, यानी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब उस बॉडी पर लगने वाली एक्सेलरेशन मींस लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसकी पहली टाइप हमने स्टैटिक पढ़ी थी। स्टैटिक में लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो हो और बॉडी रेस्ट पर रहे तो फोर्स जीरो होती है, एक्सेलरेशन उस केस में भी जीरो। फिर इसी का सेकंड टाइप हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ी थी कि कुछ बॉडी मोशन करते हुए इक्विलिब्रियम में होती है और वो मोशन कैसी होती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मोशन में भी हमने देखा एक्सेलरेशन जीरो होती है और बॉडी पर लगने वाली फोर्सेज जो होती हैं वो स्टिल जीरो होती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हमने देखा था इक्विलिब्रियम की सेकंड पार्ट कि किसी भी बॉडी का जरूरी नहीं है कि वो लीनियर मोशन करते हुए इक्विलिब्रियम में हो, यानी ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए इक्विलिब्रियम में हो। हमने ये भी देखा था कि किसी भी बॉडी का घूमते हुए भी इक्विलिब्रियम होता है, मींस रोटेटरी मोशन रोटेशन करते हुए भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर लीनियर वाले केस में हमने देखा था नेट फोर्स का होना जरूरी है। तो जब बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करते हुए उसके पास होती है टॉर्क, तो बॉडी पर लगने वाली टॉर्क का सम क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था। तो आज हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे कि टॉर्क का सम कैसे जीरो होता है। अच्छा, जिस तरह नेट फोर्स इक्वल टू जीरो तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो आई थी। तो अगर नेट टॉर्क जीरो हो रोटेटरी मोशन में तो यहां पर एक एक्सेलरेशन जीरो आई थी विच इज नोन एज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका नाम हमने दिया था, जो हमने कहा था कि हम इसे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, मींस लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो, तो इससे इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन बनती है। और अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाली टॉर्क जीरो हो, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, तो इससे इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन बनती है। तो चलिए अपनी फर्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो हैं, चूंकि देखें हमने कहा था दो चीजों का जीरो होना जरूरी है। अगर लीनियर मूव कर रही है तो नेट फोर्स जीरो, तो पहली कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन आएगी। और अगर रोटेटरी मोशन कर रही है तो नेट टॉर्क जीरो होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन आएगी। ठीक है, तो टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी को सेटिस्फाई करना होता है। अब पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन को, जिसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम रखने के लिए बॉडी के लिए पहली शर्त क्या है? ठीक है, तो पहली शर्त अभी मैंने आपको बताई है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो, मींस उसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने से, फर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करने से पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक आगे एग्जांपल मैंने कल भी आपको दी थी, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखें, सपोज करें हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है रोड पर। अब ये गाड़ी इस वक्त रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है, तो आप खुद सोचें क्या ये इक्विलिब्रियम में होगी? आंसर इज यस। क्यों इक्विलिब्रियम में होगी? देखिए इसका आंसर, इससे आंसर आपको खुद मिल जाएगा। कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगी? एफ नेट विल बी इक्वल टू
जीरो। अब ये कैसे जीरो होती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जरा, ये बॉडी रेस्ट पर है तो क्यों है? हमने कहा था कि इस पर लगने वाली फोर्सेस को डिफाइन करो, तो एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है जो है इस व्हीकल का वेट, विच इज Fw, ठीक है, जो डाउनवर्ड लग रहा है। अब इस Fw को बैलेंस करने वाली एक और फोर्स है जो रोड प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को। इस केस में जैसे कल हमने बुक की एग्जांपल ली थी, आज गाड़ी की एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इस केस में रोड प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को एक फोर्स, और जो वो फोर्स को क्या कहलाती है, जो रोड इसको सपोर्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स, इसी के अगेंस्ट फोर्स लगेगी, ठीक है। तो अब इस केस में जितना वेट होगा उतनी ही नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं कहूं ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की देखें ऑपोजिट है। तो 5, इसको अगर +5 लें तो ये -5 हो जाएगा। तो +5 -5 क्या हो जाएगा? F टोटल नेट फोर्स विल बी इक्वल टू Fn माइनस Fw कर लूं। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? F नेट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरे एग्जांपल यूं भी देख लें। अब देखें जरा, सपोज करें अब ये गाड़ी रेस्ट पर नहीं है, ये मूव कर रही है आगे इस तरफ। लेट्स सपोज इस तरफ ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। और वो मूव इस तरह कर रही है कि उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। सपोज करें हर 1 सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, या हर 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड जा रही है, 10 या 20 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी ले लें। सपोज करें ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब इस केस में देखें बॉडी को आगे मूव कौन करवा रहा है? बॉडी को देखें, आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो इस केस में इंजन वाली फोर्स बॉडी को मूव करवाती है। तो मैं इसको F इंजन के ले लेता हूं जो आगे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब देखें इस इंजन को अपोज फोर्स एक फोर्स करती है जो गाड़ी के टायर और रोड्स के दरमियान में होती है, और वो आपको पता है उसका आंसर वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखें अगर इंजन वाली फोर्स उसको आगे खींच रही है, आगे की तरफ धकेल रही है, तो फ्रिक्शन वाली फोर्स जाहिर है उसको अपोज करेगी, तो वो क्या होगी? उसके ऑपोजिट लगेगी। ये कौन सी फोर्स होगी? F फ्रिक्शन। तो अब इस केस में देखें, अगर गाड़ी कांस्टेंट मोशन के साथ मूव कर रही है तो जितना इंजन फोर्स लगाएगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होगी? ऑपोजिट। अब अगर ये 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी होगी? 10 न्यूटन। तो 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में भी देखें नेट फोर्स क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी बॉडी का रेस्ट पर होना है तो भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, या किसी भी बॉडी का कॉन्स्टेंटली मोशन करना है तो भी नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। तो अब ये जो दो एग्जांपल्स दिए, दोनों एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या सेटिस्फाई कर रही है? इट इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब आपको डेफिनेशन खुद करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? देखिए, एक ऐसी कंडीशन जिस पे बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्सेस, नेट फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0। नेट फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इस केस में बॉडी क्या सेटिस्फाई कर रही है? द बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ अब आप इसकी डेफिनेशन पर आए तो आपको क्लियर होगा। व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी की जितनी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो x में लग रही हैं, चाहे वो y में लग रही हैं, या x y के दरमियान में भी लग रही हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर लग रही हो और उनका सम क्या है? 0 आए, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैथमेटिकल क्या आ जाएगी? क्या आएगी? अगर किसी भी बॉडी पर सपोज करें फोर्स लग रही है F1, अब मैंने यहां पर 2 3 4 फोर्सेस डिफाइन किए ना, तो लेट्स सपोज पहली फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है, तीसरी फोर्स F3 है, चौथी फोर्स F4 है, अप टू सो ऑन। लास्ट फोर्स को मैं Fn कह लेता हूं। Fn से मुराद फॉर एग्जांपल टोटल 10 फोर्स हैं तो n की वैल्यू 10 होगी। अगर 20 फोर्सेस लग रही है तो f की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं जितनी फोर्सेस 1 2 3 अप टू सो ऑन, बेतहाशा जितनी फोर्सेस लग रही है उन सारी फोर्सेस का सम क्या आना चाहिए? 0। तो देखें सारी फोर्सेस को मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो क्या, अब देखें डेफिनेशन क्या है? वेक्टर सम, यानी फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर सम
ऑफ ऑल द फोर्सेस इज व्हाट, जीरो, क्योंकि यहां पर आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ऊपर आपने जीरो वेक्टर डालना है क्योंकि इसका आंसर नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, अब इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं, देखिए जरा मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको आप देखें, जब बहुत सारी चीजें सम हो रही हो ना तो मैथमेटिक्स में हम उन्हें समेशन कहते हैं, ये इसका साइन होता है समेशन। अब ये समेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, सारी फोर्सेस का सम, समेशन एफ कह लें, ठीक है, और यहां पर मैं सबस्क्रिप्ट में छोटा एन डाल देता हूं, ठीक है, एफ के ऊपर वेक्टर डालें। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, देखें आसान सी है, इतना वो कोई इसमें लॉजिक नहीं है। समेशन मीन सारी फोर्सेस का सम, समेशन से सम को मैंने समेशन से डिनोट कर लिया है, और जितनी भी फोर्सेस हैं उसको मैं एन एफ एन कह लिए, लास्ट वाली एफ एन थी, जितनी भी फोर्सेस मैंने एफ एन कह लिया है। अब यहां पर अपनी कंडीशन लगानी है, वेयर एन, एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम वन, पहली फोर्स क्या थी 1 अप टू एन, कहां तक जा रहा है अप टू एन इज इक्वल टू एन। ठीक हो गया, यानी अब देखें यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो f1 आ जाएगी, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करें तो f2 आ जाएगी ना, n की वैल्यू 3 पुट करें तो f3, 4 पुट करो तो f4, तो n की वैल्यू n पुट करो तो लास्ट फोर्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख लेता हूं, सपोज करें, देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये जितनी फोर्स है लास्ट फोर्स 20 है, तो मुझे बताएं अब यहां पर क्या होगा, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2 और लास्ट n यहां पर क्या होना चाहिए, n शुड बी इक्वल टू व्हाट 20। होपफुली आप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखी है ना मैथमेटिक्स, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख ली है, मींस एक सम करके लिख ली है, ठीक है। तो अब लास्ट फोर्स हमें इस केस में पता नहीं थी तो इस वजह से मैंने n लिख लिया, तो n कहां तक जा रहा है, अप टू n तक जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूं पढ़ेंगे, समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n इज इक्वल टू n, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, मैं यहां पर आपके लिए आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल ये x है, ठीक है, तो वेयर यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसको एफ एन कह लें, वेयर x स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और x कहां तक जा रहा है, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, n कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और n कहां तक जा रहा है, n इज इक्वल टू x, लास्ट वाली x आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, समेशन में सारी फोर्सेस का सम और जितना भी सम है आपने वो वैल्यू लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाली जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको n कह लें, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहां तक जा रही है x तक या 20 या 30, जितनी भी फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां पर देखें, अभी हमने इस एग्जांपल में भी देखा ना, इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस दैट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, कहते हैं अगर कोप्लेनर फोर्सेस हों, कोप्लेनर मीन एक ही प्लेन में फोर्स लाई कर रही हो, मींस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही हो, तो ईच फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। आपने हर फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट्स बनाने आपको आते हैं, मींस आई कंपोनेंट एक्स के अलोंग पहले कंपोनेंट बनाना है, फिर जे कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व करना है। सो x एंड y कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो उसके x और y कंपोनेंट को इक्वल आना चाहिए 0 के। जैसे यहां पर देखें, इस केस में अगर आप इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करते हैं तो आपने जितने भी y वाले कंपोनेंट्स हैं उनको देखने हैं। फॉर एग्जांपल एक देखें, y वाला ये है या दूसरा y वाला ये है, तो यहां पर आपकी मैथमेटिकल क्या आ जाएगी कि इसी के साथ लिखना है, इसके बाद लिखनी है आपने f y शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी बॉडी पर लगने वाले y कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए 0। अब यहां पर देखें, बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का 0 होना मस्ट था, ये x में और ये भी x में, तो बॉडी पर लगने वाले x कंपोनेंट का 0 होना जरूरी है, ठीक है। अब इसी को यूं भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, अगर किसी भी बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है तो क्या होना चाहिए, f x शुड बी इक्वल टू 0 प्लस f y शुड बी इक्वल टू 0, इन दोनों कंपोनेंट्स का 0 होना मस्ट है,
देखें इस केस में, देखें इस केस में क्या बॉडी सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। देखें जरा कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो एक्स वाला 0 हो रहा है। सिमिलरली देखें यहाँ पर वेट लग रहा है डाउनवर्ड और इस वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स कौन सी है, नॉर्मल फोर्स। तो अब इस बॉडी को आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करवाना है तो आपने क्या देखना होगा कि बॉडी पर लगने वाले y कंपोनेंट्स का सम 0 होना चाहिए, फिर बॉडी पर लगने वाले x कंपोनेंट का सम भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं समेशन Fy शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन Fx शुड बी इक्वल टू 0, यानी y कंपोनेंट जितने भी आ रहे हैं उन सारों को सम करो, उनका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे 2 हैं तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और x कंपोनेंट जितने भी आ रहे हैं उन सारों को सम करो तो उनका आंसर 0 होना चाहिए। तो कंप्लीट देखना है तो क्या आपने क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ Fx एंड Fy शुड बी इक्वल टू 0। सारे Fx को ऐड करो फिर Fy को ऐड करो, उन सारे कंपोनेंट्स का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो होपफुली आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इस साइड यहां पर एक बुक की एग्जांपल दी हुई है, इस बुक के एग्जांपल्स को जरा मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। अब देखें किसी भी बॉडी पर मैंने कहा जरूरी नहीं है कि 2 या 4 फोर्सेस लगे, बहुत सारी फोर्सेस लग सकती है। तो मैथमेटिकल हमने देख ली है, अब आपने क्या करना है, इसी को इस बुक को मोर देन 2 फोर्सेस के लिए सॉल्व कर लें इस एग्जांपल को। तो देखिए जरा एग्जांपल आ रही है, यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, इन फोर्सेस को आपने सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 लिख लें, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इन फोर्सेस को ऐड करें तो ऐड करने के रिजल्ट में इनका आंसर 0 होना चाहिए। तो हाइट टू टेल रूल अप्लाई करें, देखिए जरा यहां पर बहुत आसान सा है। हाइट टू टेल रूल अप्लाई करें, देखें पहली फोर्स इस तरफ लग रही है तो मैं अंदाजे से इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ये दिस इज F1, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज। ठीक है, फिर F2 को ढूंढें, ये F2 है इस तरफ लग रही है, देखें F2 इधर ड्रॉ करें, तकरीबन इस डायरेक्शन में लग रही है, दिस इज F2। ठीक है, F3 किस डायरेक्शन में लग रही है, देखिए स्टूडेंट्स इस तरफ, तो F3 की टेल को लें F2 पर रखें, तो F3 की टेल को F2 पर रखें तो तकरीबन ये इस तरफ आ रही है। ठीक है, अच्छा F4 किधर लग रही है, तकरीबन इस डायरेक्शन में, देखें इस तरफ आ रही है, तो ये तकरीबन यूं जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें ये समझ आए, यूं इस तरफ जा रही है। ठीक है, दिस इज F4 और F5 किस तरफ लग रही है स्टूडेंट्स, देखें दिस इज F5 इस तरफ लग रही है इस डायरेक्शन में, तो F5 को यहां से इधर इस डायरेक्शन में ये, तो मैं नाम दे देता हूं F1 F2, दिस इज F3, दिस इज F4, दिस इज F5। ये एक जनरल से एग्जांपल दी हुई है। आप देखें इन सारी फोर्सेस को देखें तो क्या इसका कोई रिजल्टेंट बन रहा है, देखें स्टूडेंट्स रिजल्टेंट कब बनता है, जब आपके पास टेल से मिल रही है और हेड से। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी आपको नहीं मिल रहा है जिसमें आपकी टेल से मिल रही है और हेड से। तो क्या इस फिगर का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, कोई भी नहीं बन रहा हो। जिसका रिजल्टेंट ना बन रहा हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, नल वेक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस फिगर में ये किसी भी बॉडी पर लग रही है, इस फिगर में देखें तो इस फिगर में बॉडी का आंसर क्या आ रहा है, 0 वेक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है किसी भी बॉडी को किस में रखेंगी, they will satisfy the first condition of equilibrium। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है। अब इसी की रियल लाइफ एग्जांपल देखें, सपोज करें हमारे पास एक मार्कर, इस मार्कर को मैं देखें यहां पर रख रहा हूं, तो क्या ये आप खुद सोच के बताएं क्या ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कहेंगे यस सर, क्यों कि मार्कर का वेट डाउनवर्ड लग रहा है और मार्कर पर सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स हाथ प्रोवाइड कर रहा है अपवर्ड, तो मार्कर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसी को यूं भी देख लें, देखिए सपोज करें मैं कहता हूं ये मार्कर यहां से मूव करना स्टार्ट हो रहा है और वो मूव इस तरह कर रहा है कि हर पॉइंट पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहा है। तो क्या इस केस में मार्कर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर होगा तकरीबन, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो ये करेगा। ठीक है, तो इस केस में बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। Now students, moving towards the next condition of equilibrium, which is now the second condition of equilibrium। second condition of equilibrium। अब इसकी डेफिनेशन पर आने से पहले फिर वही बात देखें, हमने कहा था कि अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है
ठीक है। लेट्स सपोज ये एक रोटेटरी मोशन बॉडी कोई भी परफॉर्म कर रही है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक व्हील है और ये व्हील जो है वो रोटेशन कर रहा है, यानी यूं इस तरफ सपोज करें मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपने ये देखना होगा कि जब भी कोई भी बॉडी रोटेशन करती है तो रोटेशन करते हुए उस पर लगती है टॉर्क। तो यहां पर अगर किसी भी बॉडी ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है तो उस पर लगने वाली टॉर्क का जो सम है, सॉरी, लगने वाली टॉर्क्स का जो सम है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, टॉर्क्स का सम कैसे जीरो आता है, जब आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन जीरो हो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने अल्फा से डिनोट किया तो अल्फा क्या आना चाहिए इसका, जीरो। जैसे वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन ए जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन इसको कहेंगे कि बॉडी इज सेटिस्फाइंग दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। सपोज करें, देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फैन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फैन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये रुका हुआ है तो आंसर होगा यस सर इट इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैंने रोटेट नहीं किया ना, तो रोटेट नहीं किया तो ये फैन जो है वो देखें किसी भी उससे छत से लगा हुआ है, तो आपने देखना है कि क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि फैन जो है वो ऊपर से देखें फैन का वेट डाउनवर्ड और उसको ऑपोजिट में फोर्स छत जो प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल फोर्स। तो इस केस में फैन रुका हुआ होता है, जाहिर आपका फैन तो नीचे नहीं गिरता, तो इस केस में वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखें, अब मैं इस फैन को रोटेट करवाता हूं, ठीक है, यूं। अब इस केस में फैन को जब आपने रोटेट करवाया तो रोटेट करते हुए देखिए आपने इस पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। मींस कि बॉडी जो है वो अपनी रोटेशन को कांस्टेंट रखे और लगने वाली टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इसके साथ लिख लें। अब देखें यहां पर इसी एग्जांपल को साथ ही अगर आपने किसी भी बॉडी को फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है तो टोटल टॉर्क जीरो होनी चाहिए। तो टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था टॉर्क दो तरह की हो सकती है कि कोई भी बॉडी या तो इस तरफ रोटेट कर सकती है या उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज होती है, उसका आंसर क्या आना, और दूसरी टॉर्क क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी भी बॉडी को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है तो उसमें लगने वाली क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर आपने टॉर्क देखें, ये वही बात है जैसे हमने की थी। लेकिन अगर किसी भी गाड़ी को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना तो लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए ना, ये बात क्लियर। अब इस केस में आपने अगर दो फोर्सेस लग रही है तो दोनों फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन में देखते हैं तो रोटेटरी मोशन में लगने वाली सारी की सारी टॉर्क्स जीरो होनी चाहिए। तो अब टॉर्क्स कितनी लग रही है, टॉर्क्स दो ही होती हैं, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्लॉकवाइज जितनी लग रही है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज लगे। अगर मैं कहता हूं क्लॉकवाइज 5 लग रही है तो एंटी क्लॉकवाइज भी 5 लगे, तो 5 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज उसके ऑपोजिट है तो उसके साथ माइनस लगेगा, तो क्या लगेगा 5 माइनस 5 रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो किसी भी बॉडी को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए टॉर्क्स जितनी भी लग रही हैं उन सारी टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब इसकी डेफिनेशन करें, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज देन यहां से मैं चेंज कर दूं तो देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर इसी के नीचे लिखना है सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, बॉडी पर लगने वाली नेट टॉर्क क्या होनी चाहिए, टॉर्क एक वेक्टर है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब किसी भी बॉडी पर अगर सपोज करें टॉर्क 1 लग रही है, फिर टॉर्क 2 लग रही है, बहुत सारी टॉर्क्स लग रही है, उसी तरह है जैसे हमने पिछले लिखे टॉर्क 3 लग रही है, अप टू सो ऑन लास्ट वाली टॉर्क को मैं कह। अच्छा, तो बॉडी पर लगने वाली जितनी भी टॉर्क्स हैं उन टॉर्क्स का जो सम है लास्ट वाली को टाउ एक्स कह लेता हूँ, शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसी को आप ओवरऑल सारे को समेशन की फॉर्म में लिखें तो आप यूं लिखेंगे समेशन सेम उसी तरह है, टाउ एन के लें
वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n कहाँ पर जा रहा है, लास्ट वाला क्या है x का हुआ है, तो x तक जा रहा है, तो n 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू x, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी 0 वेक्टर करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये मैथमेटिकली क्लियर होगी। अब इसी चीज को यहाँ पर देखना है, तो देखें अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी बॉडी पर लगने वाली टोटल टॉर्क्स जो हैं वो कैसे जीरो आती हैं। अब देखें किसी भी बॉडी पर लगने वाली टॉर्क्स जो होती हैं वो दो होती हैं, या तो वो टॉर्क क्लॉकवाइज होगी या वो टॉर्क क्या होगी, दैट टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बॉडी पर लगने वाली टोटल टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो आता है। मींस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो सम है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखें जरा सपोज करें, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, सपोज करें सीसा की। ठीक है, अब इस सीसा पर मैं यहाँ पर एक बच्चा बैठा देता हूँ। अच्छा, जरा गौर से देखकर बताएं, क्या ये सीसा बैलेंस होगा, मींस इक्विलिब्रियम में होगा अगर मैं सिर्फ एक बच्चे को बताऊं? तो अब क्या होगा, अगर एक बच्चे को बिठाने से ये इस तरफ यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, है ना, मींस टॉर्क लगेगी तो यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। तो क्या ये सीसा अभी बैलेंस होगा? तो आंसर होगा इस पॉइंट पर देखें बैलेंस कब होगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट इसका होगा। ठीक है, तो इस केस में देखें ये बच्चा कुछ नीचे की तरफ आएगा और ये वाली साइड कुछ ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस केस में देखें ये यहाँ से कितना रोटेट करके चला जाएगा। अब इस केस में जो टॉर्क सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करे, तो क्या ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है? आंसर होगा नहीं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जितनी है उतना ही क्लॉकवाइज भी लिखनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं क्लॉकवाइज लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक और बच्चा बैठाना चाहिए। ठीक है, उतनी डिस्टेंस पर, और शायद एक और भी है, शायद ये भी है कि जितना इस बच्चे का वेट उतना इस बच्चे का भी होना चाहिए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि टॉर्क होती है हमारे पास r इंटू एफ। तो r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने देखा था टॉर्क में, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो होना चाहिए। तो टॉर्क प्रोड्यूस करनी है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होनी चाहिए। तो जितना टॉर्क इस बच्चे की वजह से, तो इस बच्चे का अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना है तो इस बच्चे का r यहाँ से यहाँ तक उतना ही होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज एफ भी तो उतनी होनी चाहिए, जितना फोर्स ये डाउनवर्ड लगा रहा है उतना फोर्स ये भी लगा है, और वो कब लगा सकता है, जब इसका वेट जितना होगा उतना इसी का वेट भी होना चाहिए। ठीक है, और भी कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वो हमें आपको सिखाऊंगा बाद में न्यूमेरिक्स में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही कि टॉर्क जितना ये बच्चा प्रोड्यूस करेगा उतना ये प्रोड्यूस करेगा, कब करेगा, जब दोनों का आर और एफ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब ये बच्चा, ये वाला बच्चा है, क्या ये इस सीसा को यहाँ से इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर ले आएगा अगर ये बैठा उसके ऊपर? ठीक है, तो इस केस में ये वाला बच्चा कौन सी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? इस केस में ये वाला बच्चा टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही कि नहीं, इस तरफ रोटेट करवाएगा ना। तो अब अगर ये दोनों बच्चे सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बच्चा ए प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही एंटी टॉर्क, उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क बच्चा बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या ये अब सीसा बैलेंस होगा? आंसर होगा यस सर। अब सीसा अब बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि अब ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि नाउ दिस सीसा इज सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? क्लियर हो गया? अच्छा, एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने मुझे एक्सप्लेन करनी है। फैन की एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग फैन मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। नोट करें, एग्जांपल ऑफ फैन व्हिच इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आपने ये सर्च करना है या जैसे भी करें, आपने बताना होगा कि हाउ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड व्हेन फैन इज मूविंग इन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फैन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वहां पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे होती है, आपने इसका आंसर लिखना है। तो फिर आपको ये एग्जांपल और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर लेंथी हो रहा है तो इस वजह से मैं मजीद एग्जांपल्स नहीं देता, मजीद एग्जांपल्स आपने खुद सर्च करनी है। अच्छा, लास्ट पे रह गया स्टूडेंट्स, लास्ट पे बस इसी के लास्ट पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई जो की हैं हमने उनको समझा हुआ होगा। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होता है? देखें, हमने दो कंडीशन पढ़ी हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड। अभी ये आपके लिए रिवीजन। फर्स्ट कंडीशन में लगने वाली फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0। और सेकंड कंडीशन में लगने वाली टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए? 0। तो अगर कोई भी बॉडी एक ही वक्त में पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है,
और दूसरी कंडीशन को भी उसी वक्त सेटिस्फाई कर रही है। मींस एक ही वक्त में बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का सम और टॉर्क्स का सम जीरो हो तो इस वक्त बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने बुक से लिख लेनी है। क्या मैं फिर बोल देता हूँ, when the body is satisfying first condition of equilibrium means sum of all the forces acting on a body is equals to zero, and the body is satisfying the second condition of equilibrium means sum of all the torques acting on a body is equals to zero, then the body is in complete equilibrium। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ, बाकी आपने देनी है। एग्जांपल देखें, सपोज करें उसी तरह फैन की एग्जांपल ले लेता हूँ। फैन की एक एग्जांपल आपने खुद देनी है। ठीक है, अच्छा फैन की एग्जांपल देखें। फैन की जो एग्जांपल आप देखें, मैं फैन की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि पहले आपने वो दूसरी एग्जांपल को सर्च करना है, तो तभी आप ये सेकंड कंडीशन उसमें लगाएंगे। ठीक है, अच्छा फैन जब ये रुका हुआ है, रुका हुआ फैन मुझे बताएं कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। वीडियो को पास करके खुद ही सोचें। तो रुका हुआ फैन जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये देखिए ये छत के साथ अटैच्ड हुआ होगा, तो इस केस में फैन जो है अपना जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मींस फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है। तो इस फैन को बैलेंस करने वाली फोर्स जो छत इसको बैलेंस कर रहा है, तो वो अपवर्ड फोर्स होगी। मैं ड्रा कर लेता हूँ। देखिए अपवर्ड फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? छत। और डाउनवर्ड फोर्स जो वेट फैन का लग रहा है, तो जितना वेट फैन का होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगी, तो जितना ये उतना ये, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये फैन रोटेट करेगा। रोटेट करते हुए इसके पास एक फोर्स, एक रोटेशन सपोज कर इस तरह प्रोड्यूस हो रही है। अब ये रोटेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपने खुद पे रिसर्च भी करना है, डिटेल आप नहीं बतानी है। अब इस केस में इसको रोटेशन एक, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसको प्रोवाइड करेगा करंट। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होती है, तो एक टॉर्क इसको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कौन सी टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। अब मुझे बताएं, अगर फैन को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही क्लॉकवाइज भी होनी चाहिए। ऐसा ही है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ लेक्चर में, ये आपने याद रखें। यहाँ पे होम असाइनमेंट है कि आपने मुझे बताना है कि फैन में टॉर्क कैसे बैलेंस होती हैं, मीन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर फैन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, उस केस में करंट जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क भी एक और चीज प्रोड्यूस करेगी, तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, एक आपका होमवर्क ये, और एक और होमवर्क कि आपने कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कम से कम 2 एग्जांपल्स मुझे एक्सप्लेन करके देनी है। इसके अलावा फैन के अलावा कोई भी 2 अलग से एग्जांपल्स आपने मुझे एक्सप्लेन करके देनी है। ठीक है, जिसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप एक एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो देखना आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप जब तक खुद एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करेंगे, खुद आप अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को नहीं सोचेंगे, तो आपको कोई भी टॉपिक, फिजिक्स का क्या, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं समझ आएगा। ठीक है, इसलिए अपनी डेली लाइफ से जितनी भी चीज़ें हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ढूंढना करें, तो आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।